Hello friends, welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 22, 2024 and the day is Tuesday. तो सबसे पहले हेडलाइन की शुरुआत करते हैं। तो देखो एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, वो ये है कि इंडिया और चाइना फाइनली एक अग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं, जिसमें पेट्रोलिंग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास है उस पे कौन कहाँ पेट्रोलिंग करेगा वो डिसाइड हो चुका है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या टेक अवे करना है वो ये करना है कि देखो अभी होने वाला है ब्रिक्स का 2 दिन का समिट। कहाँ होने वाला है? तो काजन में। काजन कहाँ है? तो वो रशिया में है, कैपिटल ऑफ तत्रस्तान, जो कि रशिया के साउथ वेस्ट रीजन में है। ठीक है, तो आपको काजन याद रखना है, तत्रस्तान याद रखना है, रशिया याद रखना है और ब्रिक्स समिट आपको पता ही एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है। और इस वाली अग्रीमेंट के वजह से ये जो समिट है उस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिलने का एक फॉर्मल स्टेज की तरह क्रिएशन हो गया। आप देखो उस मीटिंग से पहले ये इतनी बड़ी जो पॉजिटिव चीज निकल के आई है, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मल मीटिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इससे रिश्ते सुधरने के आसार दिख रहे हैं। ये वाली न्यूज की अनाउंसमेंट किसने की थी? तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने न्यू दिल्ली में कहा कि हाँ, अब नया अग्रीमेंट पे अराइव हो चुके हैं दोनों। ठीक है, तो ये वाली चीज पे कहाँ कौन सी किसको पेट्रोलिंग राइट मिली है, देपसांग में, देमचोक में, गलवान वैली में क्या इश्यूज है, क्या सिचुएशन है, वो मैं अच्छे से आपको अंदर बताऊंगी। ठीक है, फिर आप देखो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है ना वो हमारे साउथ इंडिया में बढ़ गया है। ठीक है, जो इसको एल्डरली पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन कह सकते हो, वो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में बढ़ रहा है। और साथ ही साथ फर्टिलिटी भी रेट भी गिर रही है। तो ये इशू कंसर्न क्यों है? ये एजिंग पॉपुलेशन कंसर्न क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है ना वो ऐसे एज में अगर मान लो 60s के ऊपर है तो ना तो वो वर्कफोर्स में कहीं भी पॉजिटिव जो हमारा वर्कफोर्स है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ना ही वो किसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कर पाएंगे। देखो जब भी कोई यूथ होता है ना वर्किंग एज में होता है। ठीक है, वर्किंग एज में जब वो होता है 15+ और 30s तक, मान के चलो ये एक एज मान लो, एज ब्रैकेट, ये नहीं कह रही कि यही एज ब्रैकेट है, ये एज ब्रैकेट मान लो। तो इसमें लोग क्या करते हैं, बहुत ही अपने यूथ में होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी देते हैं, साथ ही साथ फर्टिलिटी में ये नेक्स्ट प्रोजेनी अपना बना के और नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाते हैं। लेकिन जब एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है ना तब क्या होता है कि एक तो आपकी जीडीपी में जो है इकोनॉमिकली इश्यूज हो रहे हो, साथ ही साथ बायोलॉजिकली आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और पॉपुलेशन है तो स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो डिक्लाइन करने लगेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। और एक सर्वे के अराउंड 5 में से 1% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 60 साल के ऊपर होगा 2050 में। ये आप डेटा देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इतने सारे साउथ इंडियन स्टेट में 2036 के कंपेरिजन में क्या एजिंग पॉपुलेशन होगी। ध्यान से इसको आप लोग देख लो। और नंबर ऑफ एल्डरली पर 100% साउथ इंडियन रीजन में 61 है, और नॉर्थ में 38 है, और सेंट्रल इंडिया में 27.8 है। तो ये 61 इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो ये तो हो गई आपकी हेडलाइंस की बात। अब हम लोग अंदर न्यूज को देखते हैं एक एक करके डिटेल में। चलो पहली न्यूज देखो, तो कौन किसको कहाँ पे पेट्रोलिंग राइट मिली है? तो ये देखो ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ से बताया था ना आपको, इधर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला। ठीक, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब क्या डिसाइड हुआ है कि देपसांग प्लेन और देमचोक रीजन में किसको क्या पेट्रोलिंग राइट्स है वो डिसाइड हो गई है। तो कौन सा 2 रीजन है? देपसांग और देमचोक में। ये जो एरिया है ना देपसांग और देमीचोक का, यहाँ पे जो इश्यूज है ना इनको लेगेसी इश्यूज कह रहे हैं। और ये 2020 के टाइम से चल रहा है जब गलवान में क्लैश हुए थे हमारे, और हमारे सोल्जर्स बहुत सारे मारे गए थे। 2020 के टाइम से चल रहा है, अब 2024 में जाके कुछ अग्रीमेंट पे आ पाए हैं फाइनली। तो देखो देपसांग प्लेन कहाँ पे है? तो देपसांग प्लेन ये रहा आपका। ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ लद्दाख में है। और देमचोक जो है यहाँ आप देख सकते हो साउथ ऑफ लद्दाख में है। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे ओल्ड पेट्रोलिंग पॉइंट जो थी ना वही चलती आएंगी। तो इंडिया के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 था। कहाँ पे? देमचोक प्लेन में और चारदुंग नल्ला में। तो ये चारदुंग नल्ला या नाला पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको गोल कर दिया है। चारदुंग नल्ला कहाँ पे है? तो देमचोक में है, यहाँ पे ये नाला है। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 15 इंडियन ट्रूप्स यहाँ तक पेट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो सेंसिटिव सेक्टर्स है ना वहां पे भी कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट हुई है कि कौन कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, गलवान वैली और पैंगोंग सो जो है ना, ये रहा आपका गलवान, एक मिनट,
ये देखो, ये रहा आपका गलवान और यहाँ पे आपका पैंगोंग सो है। ये गलवान और पैंगोंग सो ना अभी भी एक फ्रिक्शन का, हमारे दोनों के बीच में फ्रिक्शन पॉइंट की तरह काम कर रहा है, दो कंट्रीज के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का अग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे बफर जोन क्रिएट की जाएगी और वो सेम ही रहेगी। बफर जोन का मतलब क्या, न्यूट्रल एरिया, ना ये आएंगे ना वो आएंगे, ये न्यूट्रल होगा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो वो कहाँ पे है, गलवान और पैंगोंग सो में। उसके अलावा जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होगी ना कि कितने हमारे सोल्जर्स जाएंगे पेट्रोलिंग में, तो 13 से 18, ठीक है, जिसमें 14 से 15 ट्रूप्स जो है वो पेट्रोलिंग में होंगे, ताकि अगर कोई क्लैश होता है तो उस टाइम वो उसको अवर्ट कर सके, ठीक है। तो ये वाली चीज की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये वेल कोऑर्डिनेटेड है, मतलब दोनों साइड ने अच्छे से बता दिया कौन कहाँ पे क्या काम करेगा, ठीक। इसके अलावा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो दिप्सांग प्लेन और चारदुंग नल्ला है, ये जो है लास्ट ईयर से ही बहुत ज्यादा ये यहाँ पे जो ये पेट्रोलिंग राइट्स मिली है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आखिरी साल तक ले लो, यानी कि 2023 तक ले लो, तो चाइना रेडी भी नहीं था इसके बारे में बात करने के लिए, और आज यहाँ पे इतना बड़ा अग्रीमेंट हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया से जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुआ था, ठीक है। तो वो है गलवान, ठीक है, जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स में कॉन्फ्रंटेशन हुई थी 2020 में, वो था गलवान। हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 15, हॉट स्प्रिंग में 17A, गोगरा, पैंगोंग सो, देपसांग और चारदुंग नल्ला, ये सारे कुछ रीजन्स थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्या पता चलता है, ये अगर कुछ एक भी इसमें से आंसर क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है तो आप कहाँ उसको कनेक्ट करोगे, आप करोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। देपसांग प्लेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देपसांग या देमचौक में जो ये चीज हुई है, तो देपसांग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो देपसांग आपका यहाँ पे है, ठीक है। देपसांग जो है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये साउथ ईस्ट, सिर्फ 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट है किसके, दौलत बेग ओल्डी रोड के। ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड देख रहे हो ना, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली, दौलत बेग ओल्डी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोस्ट होता है, क्योंकि ये काराकोरम के नॉर्थ में, ठीक है, काराकोरम रेंज से नॉर्थ में आ जाता है। और ये जो है ना, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ग्राउंड पहुंचाता है। अगर मान लो कभी भी हमारे मिलिट्री को अपने आप को ऑफेंसिव यानी कि प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो ये जो आपका देपसांग प्लेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो काराकोरम के नॉर्थ, तो यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ना, ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, ठीक है। तो क्योंकि मिलिट्रीज को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है ना, तो इसके लिए देपसांग प्लेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आप देख लो, देपसांग प्लेन जो है ना, वो 7 किलोमीटर आपके होता है ईस्ट ऑफ द बुटसे। बुटसे कौन है, वो जगह है जहाँ पे इंडियन आर्मी अपना एक बेस बनाई हुई है। तो यहाँ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुटसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, BURTSE। बुटसे जो है यहाँ पे अपने इंडियन आर्मी ने एक बेस बनाया हुआ, आर्मी बेस है यहाँ पे, ठीक। तो अब आर्मी बेस है तो आपको पता है। उसके अलावा दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बुटसे जो है वो दौलत बेग ओल्डी रोड, यहाँ पे मैं DSO भी बोलते हैं इसको, दौलत बेग, सॉरी DSDBO, एक सेकेंड, DSTBO, हाँ। तो दौलत जो शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो भी यहीं बुटसे के पास ही है, मतलब ये बेस इंडियन आर्मी ने यहीं बनाई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, इसलिए इसको कभी कभी वाई जंक्शन भी बोल देते हैं। तो वाई जंक्शन एक तो दिमाग में याद रखो, बुटसे याद रखो और दौलत बेग ओल्डी रोड याद रखो, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि अब इम्पोर्टेंट जो एरियाज है देमचौक और दिपसांग को, वहां के पेट्रोलिंग राइट्स इंडिया में रिस्टोर हो चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सारे एरियाज भी हमने एक एक करके देख ली, सबके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। चलो एक बार मैप पे भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये रहा दौलत बेग ओल्डी जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका दिपसांग है और साथ साथ आपको गलवान एरिया दिख रहा है, देपसांग प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे दिपसांग प्लेन है, यहाँ गलवान एरिया है, ये हॉट स्प्रिंग एरिया हुआ, ये आपका पेंगोंग सो हुआ और यहाँ पे आपका दिमचौक है, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, रेड कलर से आप देख सकते हो। यहाँ पे नदियां जा रही हैं और पेंगोंग सो के बारे में पता ही आपको, सलाइन लेक है और एंडोरिक लेक है। इसके बारे में कितनी बार मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया है। नेक्स्ट आपको पता है कि हमारी जो है मॉक टेस्ट होने वाली है, 27 तारीख को टेस्ट 2 है। बाकी टेस्ट के क्या कॉस्ट है, क्या ये सब रोहित सर ने आपको अच्छे से आके एक एक चीज बता ही दी है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, देखो आप लोगों टेस्ट तो अटेम्प्ट करोगे ही, सब ऑलमोस्ट सभी करोगे क्योंकि यू ऑल गाइज आर वेरी सीरियस, आई नो अबाउट दैट। मैं एज अ टीचर एंड एज अ फेलो कैंडिडेट एंड एज अ फेलो फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से कि देखो,
ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना, कोई भी करवा रहा हो, हम लोग इसे बड़े स्केल पे करवा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर सब दे रहे हैं, तो इन टेस्ट का अगर आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है ना, तो अगर आप लोग कोई पटना में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या फिर एक्सेस है पटना जाने का, तो कोशिश करो कि ऑफलाइन मोड में टेस्ट दो। ऑफलाइन मोड में जो मुझे पर्सनली, ऑफलाइन मोड में जब हम जाके टेस्ट देते हैं ना, तो हमें वो पूरी फील आती है कि जैसे टेस्ट के दिन होगा, कैसे हम अपना नींद मैनेज करेंगे, सुबह कैसे उठेंगे, उठ के कैसे जाएंगे, वो पूरा दिन जो होता है ना, जिस दिन एग्जाम होता है, वो दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो उस दिन एग्जाम होता है ना, उस दिन आपका टेम्पेरामेंट क्या है ना, वो भी आपके रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट करता है। सुबह कब उठ रहे हो, नींद कंप्लीट हुई कि नहीं, कैसे पहुंचे, ये वाला एक ना, बोलते हैं ना, बैटल से पहले जो एक फील होता है, मतलब एक बड़े से वॉर से पहले जो बैटल में स्वेट आउट की बात कहते हैं ना, तो वो फील लेने के लिए आप ऑफलाइन मोड में कोशिश करना देने की। अगर आप लोग में अवेलेबिलिटी हो, जा सकते हो, तो ऑफलाइन मोड में जाके देना और फील करना कि कैसा पेपर में रिजल्ट आया है आपका। और बाकी टेस्ट में आपको सब कुछ बाकी सर ने बताया ही है कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, और अपनी पूरी मेहनत लगाओ, प्रैक्टिस करो। हमारे बुक्स हैं ही आपके पास, तर्कश है, उससे रिवाइज किया करो। क्लासेस आ रही हैं करंट अफेयर की, आप लोग सब रिवाइज कर ही रहे होगे। टेस्ट दे के अपना पोजीशन देखो कहाँ हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप लोगों को यही यही टाइम है कि उसको ठीक किया जा सके, है ना। और इतनी सारी सीट्स बार बार आती नहीं है, मैं जितनी बार कहूँ वो कम है, और मुझे जरूरत भी नहीं है बोलने की, बिकॉज आई नो आप लोग सबको पता है। तो ये थोड़ी बहुत आपकी, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन होगा कि आप लोग ऑफलाइन मोड में दो। बाकी अब हम लोग न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, अब देखो, आपको पता है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, वो किनको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कुन को। और किस चीज के लिए मिला है, तो वो आप लोगों को बताया है मैंने पूरा डिटेल में, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किस चीज के लिए। लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जैसे कि गैरी कुकुन, इन्होंने जो भी जिस चीज के लिए भी मिली है ना इस बार की फिजियोलॉजी और मेडिसिन की नोबेल प्राइज, मैं नहीं बोलूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं बोलूँ ताकि आप लोग को आंसर का हिंट ना मिल जाए। तो देखो, आपको पता ही है, मुझे पता है, आप लोग सबको पता है, मैंने पूरा आर्टिकल लिया था, यू ऑल नो। यहाँ पे आपको पता है कि इस वाले जो एक्सपेरिमेंट था, इसके लिए एक टाइनी वॉर्म, जिसके बारे में मैंने आपको सी एलिगेंस के बारे में बताया था, सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस, ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, और तब जाके हम लोगों को जो है ये अवार्ड विनिंग नोबेल प्राइज मिला इन दोनों को, ठीक है, हम लोगों को नहीं, इन दोनों को। तो रुकुन ने इस बार का जो अवार्ड है वो कहीं ना कहीं सी एलिगेंस की वजह से मिला है, लेकिन रुकुन इकलौते नहीं थे, ये चौथे ऐसे नोबेल प्राइज विनर थे जिनके रिजल्ट में, जिनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में सी एलिगेंस पे रिसर्च किया गया था। ये वर्म जो है ना, पहली बार 4 बार नोबेल प्राइज दिलवा चुका है लोग साइंटिस्ट को। तो देखो, ये 1 मिलीमीटर का तो नीमाटोड है, ठीक है, सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। और इसने ना 2002 में एक स्टडी हुई थी कि किस तरह से हेल्दी सेल्स जो है ना वो खुद को मार लेते हैं जब किसी को एड्स हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है या डिजेनरेटिव डिजीज हो जाता है। इस वाले पे 2002 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में, उसमें भी सी एलिगेंस पे ही रिसर्च हुआ था। उसके अलावा 2006 में भी नोबेल कमेटी ने क्या किया था, सी एलिगेंस पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें जीन साइलेंसिंग के ऊपर चेक हुआ था एक न्यू क्लास ऑफ ड्रग में, तो वो भी सी एलिगेंस ही हो गया। उसके अलावा फिर एक बार जो है 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल बाद, साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में मिलता है सी एलिगेंस की वजह से नोबेल प्राइज, क्योंकि वहां पे ये लोग सेल्यूलर लैंटर्न डिस्कवर कर लेते हैं सी एलिगन के अंदर, और ये सेल्यूलर लैंटर्न साइंटिस्ट को हेल्प करता है हमारी सेल की वर्किंग डिसाइड करने में। और चौथी बार यहाँ मिल गया है रुकुन जी के एक्सपेरिमेंट में। तो ये नेमाटोड 4 बार नोबेल प्राइज दिला चुका है भाई, ऐसा क्या है। तो एक और चीज है कि एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब कैश प्राइज के लिए थैंक यू बोलते हैं ना नोबेल लॉरेट्स, तो ये लोग सब ने इस वॉर्म को भी थैंक यू बोला है, तो मतलब कुछ तो बात होगी। तो नोबेल प्राइज के लिए अगर सिनोरैप्टिडिस को इतना लिया जा रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। तो देखो क्या है ना, सी एलिगेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा है, सी एलिगेंस जो है ना वो फंडामेंटल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इजिली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 959 सेल्स हैं। अब ये बहुत कम नंबर होता है, आप सोच रहे हो 959 सेल्स में क्या बड़ी बात हुई, ये सेल बहुत कम नंबर है, क्योंकि ये मैनेजेबल नंबर है, ये ऐसा नंबर है कि आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करके हम लोगों से देखो तो हमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है और इनके पास सिर्फ 959 सेल्स है। और इससे क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन से लेकर के डेथ, सब कुछ कौन सा सेल क्या कर रहा है इसको साइंटिस्ट चार्ट कर पाते हैं, अगर इतना कम नंबर है तो। उसके अलावा ये जो सी एलिगेंस है ना, ये क्या करता है, ये जो सेल साइकिल है उसमें जो लाइट है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक कॉल आ रहा है, वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
यस, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, मैं ये कह रही थी, जो वर्म है ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है माइक्रोस्कोप की लाइट के अंदर, और आप क्या कर पाओगे, इसके 3 दिन का साइकिल होता है, 3 डेज के साइकिल में इसके आप सारे डेवलपमेंटल स्टेज दे सकते हो, जन्म से लेकर मरण तक। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि सारे डेवलपमेंटल साइकिल इतने कम टाइम में। ये जो निमोटोड है ना, ये पहला ऐसा एनिमल है जो कि जिसके जीनोम को पूरी तरह से साइंटिस्ट ने डिसाइफर कर लिया, मतलब एक एक जीन्स के बारे में पता कर चुके हैं कि ये क्या करे। इसके अलावा ये वॉर्म जो है ना वो इनएक्सपेंसिव है, इजी टू स्टोर है, और सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जिसको मैंने से हाईलाइट किया वो ये है कि सी एलिगेंस में जो फीमेल होती है ना, वो उनके पास भी स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, तो वो खुद ही खुद को इंसेमिनेट कर सकती हैं। तो यू डोंट इवन नीड कि मेल चाहिए फीमेल चाहिए, फीमेल इज ऑल्सो समटाइम्स इनफ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इजी टू स्टोर है, सेल्फ सफिशिएंट है रिप्रोडक्शन के लिए, फीमेल ही खुद से खुद को रिप्रोड्यूस करवा सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये फाइंडिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होकर इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है। तो सी एलिगेंस रिसर्च कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, और ये एक नीमाटोड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें थी। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो, एक जी मोर टनल के बारे में न्यूज में आ चुका है, जी मोर टनल। ठीक है, और जी मोर टनल जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो अभी क्या हुआ ना, कुछ ही दिन पहले की बात है, मिलिटेंट्स ने क्या क्या 7 लोगों को मार दिया जम्मू कश्मीर में, और वो जिनको मारा ना वो जी मोर टनल के कुछ वर्कर्स थे, वहां पे काम कर रहे थे। अब जी मोर टनल है कहाँ पे, तो श्रीनगर ले हाईवे पे है क्या, ये 6.4 किलोमीटर लंबा टनल है, जो कि टाउन ऑफ कंजन है ना, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है सोमनाथ को, उसको कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये श्रीनगर ले हाईवे के ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से 2 एरिया को कनेक्ट कर रहा है, तो टाउन ऑफ कंगन जो कि सोनमरगा में है, उसको कश्मीर के गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये जो टनल है वो कहाँ बन रहा है, तो गगननीर विलेज के पास, जो कि 10 किलोमीटर जो है सोनमार्ग से सिर्फ दूर है, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। इस टनल का नाम जी मोर इसलिए पड़ा है क्योंकि इस जिस रोड में बना है ना, अगर आप मैपिंग में देखो तो जी की तरह दिखता है, जी जेड जेड जो पढ़ते हो ना एक ही चीज है, अमेरिका वगैरह में सब जी पढ़ते हैं, इसलिए जी मोर बोलूं या जेड मोर बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये जो है ना स्ट्रेटेजिकली वाइटल ले श्रीनगर, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला टनल, क्योंकि देखो एक है श्रीनगर लेह हाईवे जो कि नेशनल हाईवे 1 है। 2 ही तरीके हैं जिससे आप लेह को श्रीनगर कश्मीर से कनेक्ट कर सकते हो, एक है नेशनल हाईवे 1 और दूसरा है नेशनल हाईवे 3 जो कि मनाली लेह हाईवे है। जी मोर टनल जो है वो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ना, उसका एक पार्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 3 दोनों विंटर के टाइम बंद हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो एवलांच का थ्रेट होता है। कल को एग्जाम में पूछे एवलांच का मतलब, जब स्नो है ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, बहुत ज्यादा पावर के साथ एक साथ नीचे आ जाती है ना, उसको हम लोग एवलांच बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, इस वजह से टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सोनमर्ग एक बहुत बड़ा टूरिस्ट साइट है, तो रिसोर्ट टाउन है, तो वहां पे नहीं आ पाते टूरिस्ट, फंस जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए जी मोर टनल बनाया जा रहा था, जो कि बाईपास करता है इसको 8000 फीट के एल्टीट्यूड पे। ठीक है, और लद्दाख जो है आपको पता है स्ट्रेटेजिकली वाइटल है इंडियन फोर्सेस के लिए भी, जो कि डिप्लॉय है पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर के जो सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है ना, वहां से पाकिस्तान से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीओके वाला रीजन है, वहां पे भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से लद्दाख और कश्मीर वाली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखो, ये जो 14 जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है जिसका पार्ट है ये जीमोर टनल, ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो 14 किलोमीटर का है, अंडर कंस्ट्रक्शन है जोजिला के पास, जो कनेक्ट करेगा सोनमर्गा को, जो कि कश्मीर वैली में। उसके अलावा जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी भी जो हमारी है, उन लोगों को भी बहुत जरूरत पड़ती है इस वाले रोड की, क्योंकि अब अगर इंडियन आर्मी को कोई भी सप्लाईज पहुंचाना होता है कुछ भी, तो वो एयरक्राफ्ट की मदद लेते हैं, एयरक्राफ्ट से पहुंचाते हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। तो अब एयरक्राफ्ट से लेके आना जाना इंडियन आर्मी के लिए कितना हेक्टिक है और कितना कॉस्टली, आप ये तो देखो। अब इस मैप में देखो, ये देखो, ये सोनमर्ग है, ये कंगन है, इसका कनेक्शन है जीमोर टनल के पास। ठीक है, और आप देख रहे हो किस तरह से जेड फॉर्म में, इसलिए इसको जीमोर बोले। ये रहा आपका गंदेरबाल, ये रहा आपका श्रीनगर, ये कंगन और ये सोनमर्गा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक, अब देखो ये जीमोर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 2012 में ही स्टार्ट हो गया था। इसको पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था, बाद में इसको नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ले लेती है। और ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली एक्सपेक्टेड होता है अगस्त 2023 में बनने का, पर ये डिले हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से, और अभी भी ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एमसीसी लगा हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इस वजह से इसका इनॉग्रेशन डिले कर दिया गया। जोजिला टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है
मेगा इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा नाम भी याद रखना, ठीक है। तो ये जीमोर टनल की बात हो गई। अभी आपको पता है दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गया है क्योंकि इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 2310 है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए कोई नया न्यूज भी नहीं रह गया होगा। हर बारी ठंड में दिल्ली का यही स्थिति होता है, एकदम सांस भी नहीं ली, मतलब क्या कोई इंसान जैसे मेरे जैसा इंसान जिसने कभी जिंदगी में सिगरेट को छुआ भी नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है फेफड़ों में हर तरह की जो है ना सिगरेट से भी खराब धुआं चला गया है। इस लेवल का दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है। अब दिल्ली में हर बार ठंड में ऐसा होता है, क्यों होता है आपको मैंने बड़े रीजंस बताए, जैसे कि वेहिकुलर एमिशंस हो गए। उसके अलावा आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है वो स्टबल बर्निंग वाला इशू हो जाता है। ये सारी चीजें दिल्ली के एयर को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है। तो आपको पता है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, जो कि कब लाया जाता है, जब इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। कौन लेके आता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? तो ये याद रखना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज में लेके आता है। सीपीसीबी के हिसाब से दिल्ली ने आखिरी के 24 घंटे में 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स की है, जो कि बहुत ही पुअर, वेरी पुअर कैटेगरी में है, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे लंग्स के लिए, इसके लिए। तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से आपको जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किक ऑफ हुआ है ना, 11 एक्शन प्लान, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली में एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। तो ये बड़ा अच्छा कैंपेन है कि अगर रेड लाइट पे गाड़ी आ गई है तो गाड़ी को बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो क्या एक्स्ट्रा रेड लाइट पे गाड़ी को रोक के वेट कर रहे हो, हाँ अब तो ग्रीन हो जाएगा, तब तक ना मस्त ऑन करके एसी चलाते हैं। ये तरीका नहीं है। इससे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, इस इमिशन से कितना ज्यादा हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ये कल को आप अपने आंसर्स में उसमें कोट कर सकते हो। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली की। ये एडिशनल सर्विसेज रन करेगा ताकि जीआरएपी जब इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो एडिशनल पैसेंजर्स हैं, जीआरएपी के अंदर जो प्राइवेट व्हीकल है ना, उसको बोला गया कि कम यूज करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो। तो जो एडिशनल पैसेंजर्स होंगे उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए दिल्ली मेट्रो एडिशनल सर्विसेज चलाएगी। अब ये 11 एक्शन प्लान पॉइंट क्या है, तो एक तो मैकेनिकल और वैक्यूम स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग। उसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग क्या करेगा, जब रोड पे वाटर स्प्रिंकलिंग हो गया तो डस्ट सप्रेस होगा। उसके अलावा इंटेंसिटी इंस्पेक्शन होगा कि कितना डस्ट है। उसके अलावा टारगेटेड एक्शंस होंगी ताकि एयर पोल्यूशन को हॉटस्पॉट पकड़े जा सके। उसके अलावा जो है वो डिस्करेज की जाएगी यूज ऑफ डीजी सेट्स, ठीक है। और उसके अलावा ट्रैफिक मूवमेंट का आपने देख ही लिया, न्यूज़पेपर वगैरह को अलर्ट किया जाएगा। पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग ना लेके जाए कि कौन इतना प्राइवेट ये पार्किंग फी देगा। उसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर देंगे सिक्योरिटी स्टाफ को, ताकि वो हीटर देने से क्या फायदा होगा, ताकि वो जो है कचरा ना जलाएं और कचरा जलाने की वजह से जो विंटर में स्थिति होती है वो ना बने, ठीक है। तो ये सारी कुछ न्यूज थी। उसके अलावा वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने जो कि एक आर्मी जनरल है जिनका नाम है लियोंग कॉन्ग, और ये जो 67 ईयर ओल्ड हैं और अब पिछले 18 साल में ये चौथे इंसान है जो प्रेसिडेंट का रोल फुलफिल किए हैं वियतनाम में। तो मतलब बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटी है यहाँ की, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कुओंग जो है, एक और चीज यह बता दूं आपको, वियतनाम में सबसे पावरफुल पोजीशन जनरल सेक्रेटरी की होती है। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल होता है जैसे हमारे इंडिया में स्थिति है। तो इसी बहाने वियतनाम को देख लेते। देखो ये है वियतनाम, ठीक है। बगल में आपको दिख रहा होगा चाइना है, लाओस है। वियतनाम की कैपिटल है हैनोई, ठीक है। वियतनाम आपको दिख रहा होगा इधर जो है साउथ चाइना सी के पास है, ठीक। और वियतनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो, यहाँ देखो, अभी इस वाले मैप में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम जो है उसकी वियतनाम वॉर वगैरह में भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था वियतनाम ने। वियतनाम में आपको एक हनोई तो पता है, उसके अलावा एक हो चिन मिन वाली सिटी है जिसका भी नाम काफी फेमस है, हो चिन मिन सिटी। जब वियतनाम वॉर हुआ था तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस आई थी इसकी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, इसलिए वियतनाम आ गया तो हम वियतनाम को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इसमें से कौन सा ऐसा नेमेटोड है जो फिलेरियसिस डिजीज करता है। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि फिलेरिया जो है वो नेमेटोड की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर मार्क करें। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था ऑस्ट्रिया, जो आप लोग सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप रीडिंग तब तक। थैंक यू।